नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का एक नया टॉपिक ग्रामीण विकास एवं रोजगार। इसके पहले हमने लगभग 11 से 12 टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे। इसके पहले जितने भी टॉपिक हमने कर रखा है उसको जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्रामीण विकास एवं रोजगार। तो इसमें जितने भी योजनाएं हैं ग्राम के विकास के लिए और जो ग्रामीण जो युवा पीढ़ी है जिनके पास रोजगार नहीं है, तो उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और उनके विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है उसको हम ग्रामीण विकास एवं रोजगार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा मेन फोकस है इसमें आप जो भी योजनाएं हैं, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा भी जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसको हम इसमें देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं मनरेगा के तहत यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। मनरेगा के तहत 2019-20 और 2020-21 के लिए क्या स्थिति है उसको देखते हैं। तो मनरेगा तो रोजगार, कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो दोनों को कंपैरेटिव हम देखते हैं। 2019-20 और 2020-21 में रोजगार को अगर हम देखेंगे तो 2019-20 में रोजगार कितने लोगों को मिला है, 38.08 लाख परिवार को मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हुआ है। और 2020-21 जो अभी वर्तमान स्थिति है, क्योंकि अभी क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण जब जारी होता है तो पूरी तरीके से डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये वैल्यू क्या है, कम है। तो इसमें कितना है, 26.30 लाख। तो ये आपको इतने लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत प्राप्त हुआ। और कितना मानव दिवस सृजित किया गया है, तो इसको अगर हम देखेंगे 2019-20 के लिए, तो ये आपका है 1356.17 लाख 2019-20 के लिए। और 20-21 के लिए ये भी वैल्यू क्या है, 19-20 की तुलना में कम ही होगा, क्योंकि पूरी तरीके से वैल्यू आंकड़ा आया नहीं रहता, साल भर का आया नहीं रहता है। तो आने वाले जिस सत्र में हम पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये वैल्यू हमको चेंज मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। 20-21 के लिए हमने पढ़ा था तो चेंज हो गया, तो क्योंकि ये वैल्यू अभी बीच में पूरी तरीके से सत्र कंप्लीट नहीं हुआ है, तब के लिए लिया गया है। तो ये आपका वैल्यू है 977.54 लाख। और इसमें महिलाओं का प्रतिशत अगर देखेंगे तो 2019-20 के लिए अगर मनरेगा में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, इसमें 51% और 20-21 के लिए है 50%। 100 दिन का रोजगार देखेंगे तो कितने परिवारों को 100 दिन का रोजगार इसमें दिया गया है 2019-20 के लिए, तो 4,13,885 परिवार ने इसका फ़ायदा उठाया। 2020-21 के लिए है 93,464 परिवार। तो ये डाटा को आपको, इसमें केवल यही एक डाटा है जिसको अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। कितने रोजगार दिवस का सृजन किया गया, कितना लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, कितने लोगों को कितना मानव दिवस सृजन किया गया है, उसमें महिलाओं का प्रतिशत और 100 दिन रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्याएं। तो इसमें दोनों लगभग करके आप दोनों डाटा को इसमें याद करेंगे। बाकी तो इसमें योजनाएं हैं तो उतना ज़्यादा डाटा इसमें नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे मनरेगा है, तो इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको लाया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नया नाम दिया गया, या इसको नया नाम दिया गया और इसको कहा गया मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जो अधिनियम है इसको जारी कब किया गया था, 7 सितंबर 2005। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है कि इसकी मतलब ये कब आया था, कब लागू किया गया था देश में या छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए आपको कम से कम 3 डेट आपको याद रखना पड़ेगा। अधिनियम जारी किया गया था 7 सितंबर 2005 को। छत्तीसगढ़ में पहला प्रारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006 को। तो इस समय क्या है, पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया था, केवल कुछ हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। और ये छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लागू हुआ। चाहे तो
कौन कौन से ज़िला में लागू है ये भी है, लेकिन उतना डीपली जाके याद भी नहीं रहेगा और उस टाइप का क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं पूछेगा। तो आप बस एक डेट याद रखें, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया 2006 को और देश के सभी ज़िलों में 1 अप्रैल 2008 से पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया, 2005, 2006 और 2008। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मनरेगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है गरीबी रेखा से नीचे जो अकुशल लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको रोजगार की गारंटी देना है कि आपको रोजगार दिया जाएगा। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? पात्रता अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति पात्र होते हैं जो मान लीजिए ग्रामीण है तो उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और वही ग्रामीण अगर मान लीजिए वनांचल में है, वन पट्टाधारी है, तो केंद्र की तरफ से उनको 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसमें राज्य और केंद्र की अगर जो देखें जो व्यय होता है या वहन किया जाता है उसका प्रतिशत रहता है। केंद्र और राज्य का जो खर्चा आता है उसको व्यय की प्रतिशत हम देखेंगे तो 90 और 10 के प्रतिशत में होता है। 90% केंद्र वहन करता है और 10% राज्य करता है। और साथ में ही मजदूरी प्लस सामग्री को अगर हम इसका देखेंगे तो 60 और 40% के रेशियो में ये वहन किया जाता है। प्रावधान क्या है? अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर जो रोजगार है वो दिया जाना है, किंतु 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं ना उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है, आपको ये नहीं पूछेगा कि मनरेगा क्या है। अभी क्या है, कूट मिलान पूछता है या फिर इस मतलब 1 से 2 ऐसे आपके एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा ABCD, इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर आप सभी पॉइंट को नहीं जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जितना भी पॉइंट बताया जा रहा है ना इसके संबंधित उसको ध्यान देंगे। जैसे 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब इस टाइप का नहीं पूछता है क्वेश्चन। तो 15 दिन के अंदर अगर रोजगार देना है और 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना? जो भी उसकी राशि है, जो भी मेहनताना है उसका 1/4 हिस्सा उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर में रोजगार देना है, अगर रोजगार ना मिला उस स्थिति में 1/2 जो है उसको भत्ता दिया जाएगा, जो भी राशि है उसका। तीसरा पॉइंट है इसमें या प्रावधान या लाभ कह सकते हैं, 5 किलोमीटर के अंतर्गत उनको रोजगार देना है। उसमें प्रावधान है कि जो भी रोजगार है या बेरोजगार है उनको 5 किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार मिलेगा या दिया जाएगा, किंतु समय पे नहीं दिया गया तो उस स्थिति में 10% तक का भत्ता दिया जाएगा। और इसमें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित उसको देख लेते हैं। इतना तो समझ आ गया हो गया है ना। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 150 दिन का जो देता है वो केंद्र सरकार देता है। इसमें आगे हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक एक पॉइंट को देखते जाते हैं फिर समझ आएगा। इसमें अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्रियान्वयन जो विभाग है वो कौन सा करता है इसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और जो शीर्ष संस्थान है वो है रोजगार गारंटी परिषद। और इसको हम एक योजना ना करके अधिनियम या कानून कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यह एक अधिनियम ही है। सभी राज्य सरकार को इसको लागू करना या इसको पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वयन करना जरूरी है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट बिंदु है, कम से कम जो महिलाएं हैं जो रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के तहत, उसमें महिलाओं की एक निश्चित संख्या भी होनी चाहिए। और ये संख्या है जितनी भी संख्या में दिया जा रहा है, जो भी संख्या दल है उसमें 1/3 आपकी महिलाएं होना अनिवार्य है। और क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया एक अधिनियम है तो इसको लागू करना या इसको क्रियान्वित करना आवश्यक है। उसके बाद कम से कम कार्य को पंचायत द्वारा, जितना भी कार्य है 50% जो कार्य है वो पंचायत द्वारा, जो भी कार्य निर्धारित किया गया है वो तो पंचायत द्वारा करवाना आवश्यक ही है। अगर 100% या 100 कार्य हैं करने के लिए तो 100 ना से ही कम से कम 50 कार्य तो कराना ही पड़ेगा पंचायत को, ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में है 100 से अधिक कार्य राज्य दे सकता है। मतलब ये है कि मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 100 कार्य हैं, 100 कार्य हैं तो 100 कार्य में से 50 तो कराना जरूरी ही है। और इसमें जितनी भी संख्या में हैं, संख्या में आपके रोजगार प्राप्त करने वाले हैं उनमें से 1/3 आपकी महिला होना चाहिए। और इनमें से आपका 50% कार्य तो पंचायत को करवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, अगर पंचायत
100 से अधिक काम भी करवाना चाहता है, मान लो 110 काम, उसके पास 10 और कुछ ऐसा काम है जो चाहता है कि इसके तहत वो करवाए पंचायत के माध्यम से, तो वो करवा सकता है। लेकिन इसमें से केवल 100 तक का आपका केंद्र सरकार जो रेशियो है 60 और 40 उसके तहत वहन करेगा। एक्स्ट्रा जो 10 काम है उसको आपको राज्य सरकार को ही आपको वहन करना पड़ेगा। जो भी कार्य मतलब इसमें आपके खर्चा आता है सीधा सीधा कहें उसको आपको राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो बेरोजगारी भत्ता अधिनियम 2013 छत्तीसगढ़ ने क्या किया, वो आप तो 2008 से पूरे देश में लागू हो गया, किंतु जो बेरोजगारी भत्ता अधिनियम है छत्तीसगढ़ ने अलग से अपना 2013 में लाया। और 2013-14 में इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ ने 100 दिवस के स्थान पर 150 दिवस कार्य को कर दिया कि हम 100 के स्थान पर 150 दिवस रोजगार देंगे, ये गारंटी दिया गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें जो 50 दिवस है उसकी राशि कौन वहन करेगा, वो राज्य सरकार अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार खुद स्वयं से वहन करेगा। इसके बाद वन अधिकार पट्टा धारक, इनको तो 150 दिवस केंद्र सरकार देता ही है, तो इनको भी केंद्र सरकार के माध्यम से 150 दिवस का रोजगार की गारंटी दिया जाता है। ये हो गया आपका मनरेगा के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसी के बाद मनरेगा के तहत ही है एक आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत अलग और भी पढ़ेंगे, किंतु ये मनरेगा के तहत ही कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें आवास निर्माण के दौरान रोजगार दिया जाता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो अटल योजना जिसको कहते हैं ना, अलग से घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें कार्य के लिए भी जो मनरेगा के तहत है कार्य दिया जाता है या रोजगार दिया जाता है आवास निर्माण के दौरान। तो इसमें किस प्रकार से दिया जाता है, मान लीजिए एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण चल रहा है, तो दोनों को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं मनरेगा पढ़ रहे हैं, तो मनरेगा में क्या किया जाता है, रोजगार की गारंटी दी जाती है। और अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, ये एक अलग योजना है, पर यहाँ पर जो हम इसको पढ़ेंगे वो मनरेगा के तहत पढ़ेंगे। तो इस आवास निर्माण के दौरान जो रोजगार की गारंटी दी जाती है वो किस प्रकार से है, तो सामान्य क्षेत्र में जो निवासरत बेरोजगार हैं, पिछड़े वर्ग के युवा हैं, उनको 90 दिवस की रोजगार देने की गारंटी देता है। पहाड़ी क्षेत्रों को 95 दिवस की रोजगार की रोजगार की गारंटी देता है। और इसमें 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि क्या किया है, 195 रुपये पर दिवस, मतलब पर डे 195 रुपये की श्रम राशि निश्चित की है 2020-21 के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। और इसमें उनका केंद्र और राज्य सरकार का क्या प्रतिशत है, 60% आपका केंद्र सरकार इसमें देता है और 40% आपका राज्य सरकार। तो ये आपका हो गया कि आवास निर्माण के दौरान किस प्रकार के लाभ बेरोजगारों को दिया जाता है या रोजगार मुहैया कराया जाता है। उसके इसी मनरेगा के तहत ही एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जन मनरेगा के तहत। बस इसमें इतना जाने, ज़्यादा इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान NRLM, जिसको बिहान के नाम से भी जाना जाता है। और पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का 2013 में 1 अप्रैल 2013 में पुनर्गठन किया गया और उसके नाम को परिवर्तित करके बिहान योजना के नाम से इसको चलाया जा रहा है। तो इस योजना के तहत किया जाता है, इसमें स्वरोजगार का एक तरीके से आपके ये भी उसी तरीके से है, आप जैसे मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो उसमें कार्य कुछ अलग रहता है, किंतु राष्ट्रीय ग्रामीण नाम से आप समझने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक जीविका मुहैया कराना है ना। तो इसमें उनको रोजगार देने के लिए कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है और स्वरोजगार सृजन के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। और यहाँ पर भी केंद्र और राज्य का प्रतिशत क्या है, 60 और 40% है। इसके अंतर्गत जैसे स्व सहायता समूह होते हैं, महिलाएं समूह बनाती हैं, तो उनको 60 से लेकर के 75,000 तक का धनराशि भी सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसका वो उपयोग करके अपना जो कुटीर उद्योग है या छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनका वो सृजन करती हैं। इसके माध्यम से स्वरोजगार का सृजन करती हैं।
तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने की संभावना है ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत या अभियान योजना के तहत क्या किया जाता है या किससे संबंधित है। तो इसमें 2-4 यहाँ पर जितने भी हमने फैक्ट देखे वो दे दिए रहेगा। तो इसमें क्या है, स्वरोजगार का सृजन किया जाता है और केंद्र और राज्य का प्रतिशत 60 से 40% होता है, जो आपका धन मुहैया कराया जाता है या हेल्प किया जाता है। और इसमें महिलाएं स्व सहायता समूह को 60 से लेकर के 75,000 तक की धनराशि सामुदायिक निवेश कोष के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लेना चाहूँगी। जैसे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसे आप वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक करने से इसमें क्या है, आपको मतलब इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। लाइक करने का बेनिफिट ये बस होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको पसंद आ ही रहा है तो लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब जो है प्लेटफॉर्म है वो वीडियो को या चैनल को रिकमेंड करता है। आप अगर स्वयं शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम यूट्यूब करेगा। तो अगर लगता है कि मेहनत आपको फ़ायदा मिल रहा है मेहनत का, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अभियान योजना के अंतर्गत एक परियोजना है और इसकी समयावधि 3 वर्ष तक होती है। ये जो परियोजना चलाया जाता है 3-3 वर्ष के लिए चलता है। तो इसको समझ लें कि इसमें है क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो सबसे पहले कोई सा भी आप योजना पढ़ेंगे ना, तो योजना में ही जो उसका आंसर है वो छिपा रहता है। तो उसको हम डिकोड करके अगर पढ़ेंगे तो हम उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। कई बार क्या है, बहुत सारी योजनाएं पढ़े रहते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। तो हमने इसके पहले भी पढ़ा ग्रामीण विकास, तो यहाँ पर ग्रामीण कौशल योजना, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, जो 15 से लेकर के 35 वर्ष के BPL के अंतर्गत आने वाले युवा बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मतलब उनके कौशल को विकसित किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। जो नक्सल प्रभावित जिला है उनके लिए ये परियोजनाएं चलाया जाता है और अभी वर्तमान में 8 अनुसूचित जनजाति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर ये योजनाएं चलाई जा रही। कौन कौन से हैं, आपके पूरा बस्तर संभाग हो गया और बलरामपुर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और आपका हो गया बलरामपुर। मतलब बस्तर संभाग के जितने भी 7 जिले हैं वो हो गए। उसके अलावा आपका सरगुजा संभाग का एक आपका बलरामपुर। तो ये जिला आपको याद रखना है और मतलब 8 जिलों में चलाया जा रहा है। रोशनी कार्यक्रम है क्या, तो रोशनी देखिए, इसके पहले हमने देखा दीनदयाल, तो उसमें भी युवाओं को जो 15 से लेकर के 35 वर्ष के युवा हैं उनको कौशल का प्रशिक्षण देना है, कौशल विकास करना है। तो दोनों का नाम अलग क्यों रखा गया, तो ये क्या है, वो सामान्य क्षेत्रों के लिए है, लेकिन स्पेशली जो रोशनी कार्यक्रम है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए ही है। तो बस इसमें अंतर बस यही है, बाकी काम दोनों का वही है। इसमें भी आपके प्रशिक्षण का काम ही किया जाता है और इसमें ये एक और शर्त ये है कि जो भी है उसमें 50% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। तो ये हो गया आपका रोशनी कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना। इसकी शुरुआत की गई 21 फरवरी 2016 को, डेट को याद रखेंगे, उसकी शुरुआत कब की गई, 21 फरवरी 2016 को। और इसका जो लक्ष्य है क्या है या ये क्या काम करता है, ये जो ग्रामीण जनजीवन है उनके मूल स्वरूप को बिना किसी परिवर्तन के गांव के क्लस्टर को रुर्बन गांव के रूप में विकसित करना है। गांव को विकसित करना है लेकिन उसके मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किए बगैर, तो ये इसका लक्ष्य है। तो इसमें आप रुर्बन को पकड़ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे किस प्रकार से क्लस्टर को डेवलपमेंट किया जाता है। देश भर में 300 क्लस्टर विकास के लिए लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 18 हैं और जिनमें 11 जनजातीय क्लस्टर है और 7 गैर जनजातीय क्लस्टर हैं। तो इसमें बस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए अब जो हमने पहले पढ़ा था ना, जिसमें आवास निर्माण के दौरान किस प्रकार से रोजगार दिया जाता है, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केवल प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें घर बनाने के लिए किस प्रकार से पैसा मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका नाम पहले क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब 1 अप्रैल 2016 से नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, इंदिरा आवास योजना। ये आया कब था पहले,
1996 में 2016 से नाम परिवर्तित करके 1 अप्रैल 2016 से नाम परिवर्तित करके इंदिरा आवास योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता है। और इसके लिए कौन पात्र होते हैं? पात्रता के लिए शर्तें हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजनाएं लागू किया जाता है, बीपीएल परिवार के अंतर्गत आना चाहिए। उसके बाद एसटी एससी के लिए क्या प्रावधान है? 60% तक का प्रावधान है, अल्पसंख्यक के लिए 15% और दिव्यांग के लिए 3% तक का प्रावधान है। और प्रावधान के तहत या उसको लाभ देखेंगे तो अगर कोई नवीन स्थान है, नवीन बना रहा है, तो उसके लिए पहले 70,000 दिया जाता था, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 75 दिया जाता था। और 2015-16 तक केंद्र और राज्य के लिए इसकी जो राशि है उसका रेशियो 60 और 40% था। लेकिन ये पुराना डाटा है, पुराना पहले इस तरीके से दिया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये राशि को बढ़ा दिया गया है। और राशि के लिए वैल्यू क्या है? आपके जो नवीन बना रहा है उसको 1,20,000 दिया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1,30,000 दिया जाता है, और जो सामान्य क्षेत्र है उनको 1.47 लाख दिया जाता है, 1,47,000 जो धनराशि है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इसमें कितना दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए, सामान्य क्षेत्र के लिए और नवीन के लिए क्या राशि है। और साथ में ही आप इस दोनों डेट को याद रखेंगे। पहले 1996 को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चलता था, 2016 से इसको नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा अटल आवास योजना। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इनकी स्थापना की गई थी 25 दिसंबर 2000 को और इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 2011। मतलब स्थापना नहीं, मतलब तब से ये योजना चल रही है। 2000 से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपका ग्राम सड़क योजना चल रहा है 2011 से, तो डेट को आप याद रखेंगे। और इनका मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बसाहट को 12मासी जो सड़कें होती हैं, डामरीकृत सड़कें रहती हैं, उनसे जोड़ना रहता है। और इसके लिए ये क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। और ये क्या है? नाम से स्पष्ट होगा, राज्य के द्वारा ये पोषित या राज्य के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें नाबार्ड का 80% साझेदारी होता है और राज्य इसमें 20% तक सहयोग राशि देता है। और इनमें आबादी क्या होनी चाहिए? इस योजना को चलाने के लिए या इस योजना का लाभ लेने के लिए जो बसाहट है, उन क्षेत्रों की आबादी क्या होना चाहिए? अगर सामान्य क्षेत्र है तो 500 से जनसंख्या अधिक होना चाहिए, है ना, ये दिखाया है, 500 से अधिक होना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र है तो 250 से जो संख्या है वो अधिक होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उस क्षेत्र को मिल पाएगा। उसी तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का देखेंगे तो अगर 500 से कम है कोई जो क्षेत्र या बसाहट है, तो 500 से कम है तो वहाँ पर क्या है? इस योजना का आपका क्रियान्वयन होगा। या फिर 250 से कम भी है आदिवासी क्षेत्र में तो इस योजना का क्रियान्वयन होगा। इसमें 500 से अधिक, इसमें कम, इस साइन को याद रखेंगे, है ना। मतलब केंद्र जहाँ पर अधिक है वहाँ पर आपका देगा सहयोग, और जहाँ पे कम है 500 से, वहाँ पे आपके राज्य का काम होगा सड़क बनाना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी क्राइटेरिया का फॉलो हो, कुछ स्थिति में इससे अलग जा कर के भी सरकार काम करती है। जैसे इसका उदाहरण हमको मिल जाएगा 2014 में नक्सल प्रभावित 7 जिले, जिसमें से 29 विकास खंड में जहां पर जनसंख्या 100 से लेकर के 249 तक थी, वहां पर इनका निर्माण कार्य किया गया था। उसके अलावा अभी क्या किया गया है 2005 में एक और नया चीज़, इसको आप अपने नोट्स में चाहें तो लिख सकते हैं, इस एक बार सुन लेंगे, स्किप कर देंगे तो भी चल सकता है। भारत सरकार के द्वारा सड़क ऐप लॉन्च किया गया है 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसका दोनों का ही आपका शुभारंभ किया गया था 2014 में, जब मोदी जी आए केंद्र में। तो ये आपका आया था अक्टूबर में, 11 अक्टूबर 2014, और ये 29 अक्टूबर 2014 को। तो इसमें छत्तीसगढ़ के संबंध में देखेंगे तो 16 ग्राम है और इसमें आपके 90 ग्राम है, क्योंकि सांसद छत्तीसगढ़ में कितने हैं? कुल मिलाकर के 11 रहते हैं और विधायक कितने हैं? 90। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाता है, एक एक सांसद को कोई सा उनके जो संसदीय क्षेत्र होता है वहाँ पर एक गांव का चुनाव करना रहता है और उसके लिए संसद से धनराशि मुहैया कराया जाता है। उस गांव
को विकसित करने के लिए एक तरीके से उसको गोद ले लिया जाता है और जो सांसद है उसका काम रहता है उस क्षेत्र को पूरी तरीके से विकसित करना। इसी तर्ज पे विधायक आदर्श ग्राम योजना भी चलाया जाता है, जिसमें विधायक अर्थात विधानसभा अलग से धनराशि या फंड जारी करता है विधायकों के लिए अपने अपने क्षेत्र जिसको वो गोद लेते हैं जो गांव। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 90+1। तो इसमें क्या है, एक एक के लिए एक एक गांव अपने क्षेत्र को वो गोद लेंगे और उनके लिए अलग से धनराशि जारी की जाती है। ये इसके संबंध में, बस इसमें इतना ही जानना है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसकी भी शुरुआत हुई थी 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब भारत को स्वच्छ बनाना है और बहुत अच्छा खासा ये मुहिम भी चला। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपलब्धियां हैं, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपलब्धियां हैं ग्रामीण विकास के संदर्भ में अगर छत्तीसगढ़ का देखें, 2016, 17, 18 और 18-19 तीनों सत्र में लगातार अच्छे क्रियान्वयन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत अच्छा स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का। जैसे 16-17 में पूर्वी राज्यों में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेज का आपको स्थान मिला। उसके बाद 17-18 में भी देश में भी बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट का दर्जा मिला और यही आपका 18-19 में भी मिला। साथ में ही 18-19 में पहला FTO जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार आपको छत्तीसगढ़ को मिला था। तो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हम देख रहे थे ग्रामीण विकास और रोजगार। तो इसके अंतर्गत हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे सारे चीज़ को कवर किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के लिए जो टॉपिक बचा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हो सकता है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेट से अपलोड हो। तो आप चैनल पे बने रहेंगे, पूरा हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि लगभग करके हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। 4-5 टॉपिक ही बचा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या बचा हुआ है, नगरीय अब निकाय बचा हुआ है, शिक्षा है और 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।